एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जो कोर्स है, जो स्टूडेंट नीट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी का हर टॉपिक कवर कर रहे हैं और हर टॉपिक में हर लाइन को, हर पॉइंट को पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोर्स हम अपलोड कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्ज़ाम देंगे या जो सीबीएसई एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये कोर्स। तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आज हमारा टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। एनसीईआरटी ने ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको एक टॉपिक में लिखा हुआ है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें वायरसेस को, कि वायरसेस क्या होते हैं और कौन सी बीमारियां काज करते हैं, कौन से मसाइल करते हैं। वायरसेस, विटेकर डिड नॉट इंक्लूडेड लाइकन्स एंड सम acellular things like viruses, viroids and prions in the five kingdom classification। जो विटेकर था, इसने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि लाइकन्स थे, इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया एनसीईआरटी के मुताबिक। और दूसरे कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं किए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में? वायरसेस को, वायराइड्स को और प्रियॉन्स को। और वायरसेस, वायराइड्स और प्रियॉन्स को क्या कहते हैं? ए सेलुलर, क्योंकि ये सेलुलर नहीं है, ए सेलुलर है, ये इनका लेवल सेल से बिलो है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पर इसको ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, लाइकन्स को, वायरसेस को, वायराइड्स को और प्रियॉन्स को। Anyone who have suffered from the ill effects of common cold or flu knows what effects viruses can have on us। जिस किसी को भी नज़ला जुकाम हुआ हो तो उसको पता चलता है, उसको अंदाज़ा होता है कि वायरसेस का हमारे जिस्म पे क्या असर होता है, कितना हमें, हमारी सेहत को ये अफेक्ट करता है। Would you call viruses living or non-living? एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि आप वायरसेस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, वायरसेस आर नॉट प्लेस्ड विद अदर ऑर्गेनिजम्स इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस को दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? बिकॉज वायरसेस आर नॉन लिविंग, क्योंकि वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं है। ठीक है ना, और नॉन लिविंग के बाउंड्री पे है, बल्कि वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग है। क्यों? बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इज नॉट लाइक अ सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो एक सेल की तरह नहीं होता। अब हम तो पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर किसी चीज का लेवल लाइफ से क्या होगा, सेल से कम होगा, तो हम उसको लाइफ कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो वायरस है इसका लेवल सेल से क्या है? कम है। ठीक है, इस वजह से हम वायरस को लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो चीज लिविंग नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। वायरस का लेवल सेल से बिलो है, और सेल जो है वो लाइफ का बेसिक क्या है? यूनिट है। तो जिस भी चीज का जो लेवल होगा वो सेल से कम होगा, वो लिविंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि वायरसेस आर एट द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली अगर देखा जाए तो गलत है। ठीक है, तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा कि वायरसेस आर नॉन लिविंग। Viruses are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। Viruses जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर होता है, लिविंग सेल के बाहर होता है, तो ये क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और क्रिस्टलाइन हो जाता है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है वायरस, तो फिर वो क्या करता है? डिवाइड होता है और रिप्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है। लेकिन अगर वायरस लिविंग बॉडी के बाहर हो जाता है तो फौरन क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है और क्रिस्टलाइन हो जाता है।
Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. जब एक वायरस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो वो क्या करता है वायरस, जब एक वायरस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, अक्सर इसमें का क्या जाता है अंदर उस वायरस का, इसका डीएनए, या क्या चला जाता है वायरस का सेल के अंदर, आरएनए चला जाता है। तो फिर इसके डीएनए या आरएनए के क्या बन जाते हैं, कॉपीज बन जाते हैं, और इस तरह फिर वायरस की तादाद सेल के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एज ए रिजल्ट सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो याद रखें कि वायरस क्या करता है, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करता है, एज ए रिजल्ट सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वायरस जो है वो सेल से बाहर अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। वायरस सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को जरूर इंटर करेगा। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर जाएगा तो वो जेनेटिक मटेरियल इसकी तादाद बढ़ाएगा, एज ए रिजल्ट जो सेल होगा, होस्ट होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। The meaning of the name virus is venom or poisonous fluid। जो वायरस के लफ्ज की मानी है वो एनसीईआरटी कहता है कि वायरस के लफ्ज की मानी क्या बनती है, विनोम और poisonous fluid। It was given by Dmitry Ivanovsky in 1892। और एक किसने कहा था, डिमिट्री इवानोस्की ने कहा था 1892 में। He recognized certain microbes which cause mosaic disease of tobacco। जो डिमिट्री इवानोस्की था उसने कुछ ऐसे मैक्रोब डिस्कवर किए जो कि टोबैको के प्लांट में कौन सी बीमारी काज कर रहे थे, मोज़ेक की बीमारी। ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ये क्या करता है कि जो टोबैको होता है, तंबाकू होता है, इसके पत्तों को क्या करता है, इस तरह डैमेज करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो डैमेज लगा है टोबैको की लीफ को, तो डिमिट्री इवानोस्की ने यहाँ पर वायरस को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था, या वायरस को स्टडी किया था, या रिसर्च वर्क में देखा था। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters। वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं साइज में। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, मींस बैक्टीरिया इसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो उस फिल्टर से वायरस जो होता है वो पास हो जाता है। तो वायरसेस जो है वो स्मॉलर होते हैं इन साइज देन बैक्टीरिया। M.W. Bajranek in 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in a healthy plant। इस साइंटिस्ट ने 1898 में कहा था कि अगर आप टोबैको के वो पत्ते जो बीमार है जिस पे वायरस ने अटैक किया, इसका एक्सट्रैक्ट ले ले और इस एक्सट्रैक्ट को किसके ऊपर लगाएं, टोबैको के हेल्थी पत्तों पर लगाएं, तो इससे जो हेल्थी पत्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, लीफ जो है हेल्थी लीफ वो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, उनमें भी डिजीज काज हो जाएगा। He called this fluid as contagium vivum fluidum। उसने इस फ्लूइड को कौन सा नाम दिया, कंटेजियम वैवम फ्लूइडम। और इस स्टेटमेंट की क्या मानी बनती है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कैसा फ्लूइड जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है, उसमें बीमारी काज करता है। W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। ये जो साइंटिस्ट था स्टैनली, इसने 1935 में ये शो किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जब वायरस को लिविंग बॉडी के बाहर क्रिस्टलाइज किया जाएगा तो वो किस चीज पर मुश्तमिल होगा, प्रोटीन्स पर। इस स्टैनली के मुताबिक दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने होस्ट के बाहर अगर है तो ये इनएक्टिव होते, एक्टिव नहीं होते, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपनी तादाद
नहीं बढ़ा सकते। तो वायरस के लिए हमेशा याद रखें कि वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, और होस्ट में भी स्पेसिफिक सेल्स पे या स्पेसिफिक ऑर्गन पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है ना, क्योंकि वायरस को सेल के अंदर ले जाने के लिए क्या होने चाहिए, यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, इस पे स्पेसिफिक प्रोटीन होनी चाहिए। तो जिन सेल्स पे प्रोटीन्स नहीं होंगे उस सेल में वायरस अंदर नहीं जा सकता। जिस सेल के ऊपर वो प्रोटीन होंगे जो वायरस को अंदर ले जाने में हेल्प करेंगे, तो उस सेल पे वायरस अटैक कर सकेगा। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो है वो पैरासाइट है जो ऑब्लिगेट है। मींस ऑब्लिगेट वो पैरासाइट होते हैं जो स्पेसिफिक होस्ट पे ये अटैक करते हैं, और स्पेसिफिक होस्ट के बगैर ये रिप्रोड्यूस या ग्रो नहीं कर सकते। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस देखिए। In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. ठीक है, वायरस जो होता है एक तो ये डीएनए इसका प्रोटीन कोट होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब इस प्रोटीन कोट के अंदर क्या होता है, वायरस का या डीएनए होता है, या फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई और वायरस है तो उसके अंदर क्या है, यहां पर आरएनए है। तो वायरस के अंदर क्या होगा, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस में दोनों नहीं हो सकते, आरएनए और डीएनए। वायरस में या डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा। ठीक है, वायरस में दोनों, एक वायरस में डीएनए और आरएनए नहीं हो सकते। ठीक है, तो वायरस मेनली दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। बाहर इसका ये क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है। नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन ऑफ वायरस। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस जिस तरह भी मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि वायरस क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। मींस इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए या आरएनए, और एक इसके गिर्द क्या है, प्रोटीन कोट है। तो न्यूक्लियो मींस कि इसमें डीएनए आरएनए होगा, प्रोटीन मींस कि इसका जो कैप्सिड होगा क्या होगा, प्रोटीन का बना होगा। तो वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और इसमें जो मेन डीएनए या आरएनए होता है ये इन्फेक्शियस होता है। आगे होस्ट का जो सेल होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वायरस जब सेल के अंदर चला जाता है तो सेल के इसको वायरस एक्चुअली सेल के अंदर अपना डीएनए आरएनए भेजता है, और वो डीएनए आरएनए सेल को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। In general, viruses that infect plant have single-stranded RNA. Generally, जितने भी viruses है जो प्लांट पे अटैक करते हैं वो जनरली, एनसीईआरटी कहते हैं कि जनरली ये वायरसेस क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मुश्तमिल है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव इधर, और वो वायरसेस जो एनिमल पर अटैक करते हैं वो या तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मुश्तमिल होगा, या किस चीज पर मुश्तमिल होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर। अच्छा, यहां पर एक और बात को समझने की कोशिश करें कि जो वायरसेस है इसमें आपको ऐसी डीएनए मिलेंगे जो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, और कुछ वायरसेस में ऐसे आरएनए मिलेंगे जो डबल स्ट्रैंडेड होंगे। वैसे तो हम जो प्लांट्स है और एनिमल्स है इसमें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन वायरसेस कुछ ऐसे होंगे जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होगा, डीएनए होगा। तो वायरस की जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुछ अजीब सा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज भी डिस्कस किया है एनसीईआरटी ने। बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस का नाम नहीं है, ये वायरस के ग्रुप का नाम है, और ये तमाम वायरसेस किस पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। इसका एक जनरल बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, और इसमें क्या होता है, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसमें डीएनए होता है। ये इसका क्या है, कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। इसका जो प्रोटीन कोट है इस वायरस का जो प्रोटीन कोट है जिसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इट इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। अब ये जो कैप्सिड होता है जो इसका हेड के गिर्द ये प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन का बना होता है, और ये प्रोटीन कौन से यूनिट का बना होता है, कैप्सोमियर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। वायरस का
ये जो है ये प्रोटीन कोट, ये इसके अंदर जो ये डीएनए पड़ा हुआ है, या किसी वायरस में अगर आरएनए पड़ा हुआ है, तो ये न्यूक्लिक एसिड की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। These capsomere are arranged in helical or polyhedral genomic forms। अब जो कैप्सोमियर होते हैं, ये सब यूनिट होते हैं वायरस के, ये किस चीज में होते हैं, या तो इसी तरह हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका कैप्सिड का, या फिर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉलीहेड्रल मींस जिसके मेनी क्या हो, साइड्स हो। तो ये पॉलीहेड्रल इसका कैप्सिड होता है, या फिर क्या होता है, हेलिकल होता है, या दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है, शेप हो सकता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर पॉलीहेड्रल या हेलिकल का जिक्र किया है। नेक्स्ट आते हैं डिजीजेस काज्ड बाय वायरसेस, कि वायरसेस कौन सी बीमारियां काज करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं वायरसेस, लेकिन यहाँ पर हम वायरसेस के कुछ बीमारियों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे मम्स की बीमारी हो गई, जो यहाँ पर ये जगह है, ये जो पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड है उसकी ये इन्फेक्शन हुआ है वायरस की वजह से, और ये यहाँ पर स्वेलिंग हुई है, डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। दूसरी डिजीज जो वायरल डिस्कस किया वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी डिस्कस किया एनसीईआरटी ने, कि भी वायरल डिजीज है। देखिए ना यहाँ पर कितने इसके ऊपर दाने निकले हैं, बहुत सारे। और याद रखें कि जो स्मॉल पॉक्स है ये साइंटिस्ट ने 1980 में 1980 में कंप्लीटली खत्म किया हुआ है। ये अभी ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं है स्मॉल पॉक्स। ये बहुत ही डेंजरस वायरस था, लेकिन शुक्र है कि अब ये ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं है। हार्पिस वायरस देखें, ये हार्पिस भी वायरसेस के ग्रुप का नाम है, इसमें बहुत सारे वायरस है और ऐसी बीमारियां काज करते हैं। जैसे एक है हार्पिस वायरस ने यहाँ पर किसी के मुंह पर अटैक किया है, और ये ब्लिस्टर और ये दाने जो है आप देख रहे हैं जो निकल चुके हैं इसके मुंह के ऊपर। फिर इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ये भी वायरसेस के ग्रुप का नाम है। इसमें बहुत सारे वायरसेस है इन्फ्लुएंजा के, इससे नज़ला जुकाम और ये चीजें होती है। फिर एड्स जो खतरनाक बीमारी है, ये भी होती है HIV वायरस से, ठीक है। और इसी तरह हेपेटाइटिस हो गया, तो हेपेटाइटिस के कई अकसाम है, जिसमें हेपेटाइटिस B और C, जिसको काला यारकान कहते हैं, ये भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C बीमारी। अब प्लांट की तरफ आते हैं, थोड़ा प्लांट में वायरल इंफेक्शन पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेस ऑफ प्लांट, के प्लांट पे अगर वायरस ने अटैक किया तो इसके कौन से सिम्टम होंगे। जैसे कि एक सिम्टम यहाँ पर ये शो किया गया है, एक होता है मोज़ेक फॉर्मेशन। अगर प्लांट पे वायरस अटैक कर ले तो मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है। मींस जो पत्ते होते हैं ये उस पे दाग धब्बे नजर आते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको नजर आए। टोबैको पे जो अटैक किया वायरस ने, तो इस पे ये मोज़ेक दाग धब्बे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। इसी तरह वायरल अटैक से जो लीफ की होती है वो रोलिंग या कर्लिंग हो जाता है। देखिए ना, वैसे ये लीफ यहाँ पर मैंने कोई डायग्राम उठा के यहाँ पर शो किया है। अब ये पता नहीं इस पे वायरल अटैक हुआ होगा या नहीं, लेकिन अगर वायरल अटैक हो जाए तो इसमें लीफ जो होते हैं ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, कर्लिंग इनकी हो जाती है। इसी तरह वेन क्लियरिंग, ठीक है ना, अगर वायरल अटैक हो जाए तो इसकी वेन क्लियरिंग भी हो सकती है। वैसे ये वेन जो रग्गे होती है पत्ते में, ये सब्ज नजर आती है, लेकिन अगर इस पे वायरल अटैक हो जाए तो ये पत्ते देखिए ना, ये कैसे, सॉरी ये वेन रग्गे ये कैसे अब जर्द, सॉरी पीली हो गई है, येलो हो गई है, ठीक है ना। तो जब ये येलो हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वेन जब येलो हो जाए तो इसको हम कहते हैं वेन क्लियरिंग। वेन का जो कलर है और वो है चेंज हो गया इसमें वायरल अटैक की वजह से। इसी तरह वायरल अटैक की वजह से कोई किसी प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाता है, ड्वार्फिंग, मींस पौधे के छोटे कद के रह जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ मींस कमजोर उसका ग्रोथ होता है। देखिए ना, प्लांट में वायरल अटैक की वजह से प्लांट ने सही ग्रो नहीं किया, बल्कि स्टंटेड रह गए हैं और ड्वार्फ रह गए हैं। अब नेक्स्ट है ये वायरसेस तो हमने पढ़ेंगे वायराइड। डिस्कवरी ऑफ वायराइड पहले देखते हैं। इन 1971 T.O. Danner discovered a new infection agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease। 1971 में T.O. Danner ने एक बीमारी डिस्कवर की उसमें पोटैटो में। ये देखें ना, पोटैटो तो वैसे नॉर्मल शेप इस तरह होता है ना, लेकिन अगर ये बीमारी हो जाए वायरस की वजह से
जिसको कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो इसमें पोटैटो इस तरह इलांगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, इनका जो नॉर्मल शेप होता है वो बिगड़ जाता है वायरल इन्फेक्शन और वायरल अटैक की वजह से। तो इसने कुछ ऐसे वो किए थिंग्स डिस्कवर किए, कुछ ऐसा इन्फेक्शन डिस्कवर किया इस साइंटिस्ट ने 1971 में, थियो डैनर ने, जिसमें किसी बीमारी ने अटैक किया था उस पर, पोटैटो पर। तो उसने ये देखा कि ये जो चीज ने अटैक किया है जिस माइक्रोब ने, तो वो साइज में वायरस से भी छोटा है। मींस जो वायराइड्स होते हैं, वायराइड्स, ये वायरस से भी क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और वायरसेस बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये देखें, अब वायराइड के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायराइड, इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। जो वायराइड होता है, वैसे तो हम जब वायरस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इसके गिर्द क्या है, प्रोटीन कोट है, और इसी तरह इसमें क्या है, डीएनए है या आरएनए है। लेकिन वायराइड में क्या होता है कि सिर्फ आरएनए ये होता है। देखिए ना, ये सिर्फ आरएनए है, ये सर्कुलर आरएनए है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये वायराइड का रॉड टाइप है, ये रॉड टाइप ऑफ वायराइड। इसी तरह ये भी वायराइड का टाइप है जिसको ब्रांच्ड वायराइड कहते हैं। तो ये ब्रांच्ड है लेकिन ये भी सर्कुलर है, लेकिन है क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें भी। तो वायराइड में क्या होता है कि सिर्फ ये आरएनए का बना होता है, लेकिन क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इट लेड द प्रोटीन कोट, इसमें की गिर्द प्रोटीन कोट नहीं होता जो दूसरे वायरसेस में पाया जाता है, और इसी वजह से क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती, इसी वजह से एनसीईआरटी कहता है कि इसको फिर क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके हवाले से, द आरएनए ऑफ द वायराइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। अब जो आरएनए है इसका वायराइड में जो पाया जाता है, इसका मोलिकुलर वेट भी कम होता है एनसीईआरटी के मुताबिक। नेक्स्ट है प्रियॉन्स। ठीक है, ये तीसरा छोटा टॉपिक है जो यहाँ पर, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये मॉडर्न मेडिसिन में साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया कि कुछ दिमाग की बीमारियां, यानी ब्रेन की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं जो कि ऐसे प्रोटीन से होती है, जो प्रोटीन क्या होता है, फोल्डेड हो जाता है। यानी प्रोटीन पहले स्ट्रक्चर ठीक था लेकिन वो फोल्डेड होकर अबनॉर्मल बन जाता है, और वो फिर क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज वो काज करता है। ये चीज मॉडर्न मेडिसिन में साइंटिस्ट ने, देखिए ना, ये है प्रियॉन्स कि जो नॉर्मल अगर ये होता है तो ये प्रोटीन ऐसे होते हैं, लेकिन अगर ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो ये प्रोटीन ऐसे फोल्डेड हो जाते हैं, और ये प्रोटीन क्या करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं, ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब ये जो प्रोटीन था, ये एनसीईआरटी कहते हैं कि साइज में वायरसेस के इक्वल था। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स। इसको क्या, कौन सा एजेंट कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो कि फोल्डेड होते हैं और बीमारी काज करते हैं, इनको प्रियॉन्स कहते हैं। अब डिजीजेस देखेंगे कि कौन से डिजीजेस प्रियॉन से होते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाय प्रियॉन आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज इन कैटल। ठीक है, जो मोस्ट बीमारी होती है वो काउ, जो गाय होती है उसमें बीमारी होती है, जिसकी वजह से काउ क्या हो जाती है, मेड हो जाती है, पागल हो जाती है। और वो बीमारी कौन सी है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। मींस जो ये वायरस होता है काउ के ब्रेन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काउ का जो ब्रेन हो जाता है वो स्पंज की तरह हो जाता है, इसमें सुराखें पड़ जाती है, ब्रेन जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है काउ का। ठीक है, तो ये बीमारी होती है। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन का एक हिस्सा शो किया गया है इस साइड पर, ये नॉर्मल हिस्सा, लेकिन यहां पर देखें ना, ये ब्रेन का जो हिस्सा है क्या है, डीजेनरेट हो गया है, और इसकी वजह से बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी या प्रियॉन के अटैक की वजह से। ये ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोटीन मिसफोल्डेड हो गया, फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर वो हो गया, तो दूसरे प्रोटीन को क्या करता है, एबनॉर्मल करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या करते हैं,
एज ए रिजल्ट फिर ब्रेन क्या होता है, डैमेज होता रहता है। लास्ट जो फोर्थ छोटा सा टॉपिक यहां पर डिस्कस किया गया है वो है लाइकेंस का। लाइकेंस आर म्यूचुअली यूजफुल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये पहले लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइकन होता है ये एक एसोसिएशन होता है। इस एसोसिएशन में जो एल्गी होते हैं और फंजाई होते हैं क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस जिस तरह एक पौधा नहीं होता, ये पौधे की तरह नजर आता है, लेकिन ये प्लांट नहीं है बल्कि ये क्या है, लाइकन। अब लाइकन के बहुत सारे टाइप्स है और उनके अपने शेप है और शक्ल और सूरत है। यहाँ पर एक टाइप का यहाँ पर पिक्चर मैंने दिया है, ठीक है। तो मजीद थोड़ा सा लाइकन को कि कंपोनेंट इन लाइकन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इन लाइकन द एल्गन कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबाइंट एंड ऑटोट्रॉफिक। इसमें जो एल्गी होते हैं ये खुराक बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एल्गी को फाइकोबाइंट कहते हैं लाइकन में। इसी तरह जो इसका फंगल पार्टनर होता है वो क्या होते हैं, माइकोबाइंट होते हैं और वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। मींस फंजाई इस एसोसिएशन में खुराक तैयार नहीं करते, जबकि एल्गी जो है इस एसोसिएशन में क्या करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। ये देखें ना, ये एनाटमी, अंदरूनी एनाटमी इस डायग्राम में शो की गई है लाइकन की। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं ये एल्गी है, ये ग्रीन ये एल्गी है, और ये जो शो किए गए हैं ग्रे कलर के ये थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हाइफी है, ये फंगस है। तो ऐसे ये इसकी एनाटमी शो की गई है यहाँ पर। तो ऐसे एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं, लेकिन कुछ लाइकन ऐसे भी होते हैं जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म भी साथ रहते हैं, लेकिन मेन जो पार्टनर है लाइकन में वो एल्गी और फंजाई है। एल्गी प्रिपेयर्ड फूड फॉर फंजाई। एल्गी जो होती है यहाँ पर वो खुराक तैयार करती है इसके लिए, फंजाई के लिए, और फंजाई जो है प्रोवाइड शेल्टर। फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है इस एल्गी को। एल्गी जो है यहाँ पर महफूज उसमें रह रहे होते हैं और अपनी तादाद बढ़ा रहे होते हैं। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एनसीईआरटी ऐसा कहता है एल्गी खुराक बनाता है, ठीक है, और इस खुराक बनाने के लिए जो फंजाई है वो मिनरल न्यूट्रिएंट देता है एल्गी को, और एल्गी को पानी भी देता है। Different organisms in lichen live in so close association that if you saw lichen in nature, it look like a single organism. अच्छा, चूंकि पहले भी मैं अभी बता चुका हूं कि लाइकन में दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, तो आप अगर इसको नेचर में देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा लाइकन जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है। देखिए ना यहाँ पर, देखिए ऐसे नजर लग रहा है कि एक ही स्पीशीज है या एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें दो या दो से ज्यादा स्पीशीज होंगे। दो तो हर सूरत होंगे, जो एल्गी है और फंजाई है। Lichen do not grow in polluted areas, that's why they are considered good pollution indicators. जो लाइकन्स है वो ऐसी जगहों पे ग्रो नहीं कर सकते जो एरिया पॉल्यूटेड होती है, आलूदगी होती है। इसलिए जहां पर लाइकन ग्रो नहीं कर सकती, इट मींस कि अगर ऐसी जगह है जहां पर नेचुरली लाइकन तो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अब लाइकन ग्रो नहीं हो रही, तो इट मींस कि ये जगह क्या है, पॉल्यूटेड है। और अगर कहीं पर लाइकन अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो इट मींस के वो जगह पॉल्यूटेड नहीं है। तो लाइकन्स आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ द पॉल्यूटेड एरिया। सो ये था आज वायरसेस, वायराइड, प्रियंस और लाइकन के हवाले से। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में, किंगडम प्लांटी में।